कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना देखिए, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है पूर्णांक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्राकृत संख्या, पहले इसको समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप गिनना एक ही से चालू करते हैं, 1 2 3 इसी प्रकार से जहाँ तक आप गिनते चले जाएँ। यहाँ पे लिख देते हैं एक प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, इसी प्रकार से जहाँ तक आप गिन पाए। यहाँ पे प्लस अनंत हम लोग लिख देते हैं। यदि संख्या रेखा पर बनाना रहेगा तो संख्या रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाते हैं। यहाँ पर चलिए बिंदु बना देते हैं और इस देखिए यहाँ पर जब भी संख्या रेखा बनाएंगे ना, दो बिंदुओं के बीच की आपस में दूरी बराबर होनी चाहिए। वो चाहे 1 1 सेंटीमीटर रहे, चाहे 2 2 सेंटीमीटर रहे, चाहे जितनी भी दूरी रहे, लेकिन यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर हम प्राकृतिक संख्याओं को दिखाते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, तो अभी इतना ही जितना यह दूरी है ना, उतनी दूरी पर यहाँ पर भी बिंदु लीजिए। ठीक है, ये इतनी दूरी यहाँ पर समान रूप से यही होनी चाहिए। आप कितना हो भी 1 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, 2 2 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार से हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से प्लस अनंत तक। यहाँ पर संख्याएं चलती चली जाएंगी, आप जहाँ तक गिन पाए, सब होता है प्राकृतिक संख्या। चलिए प्राकृतिक संख्या के बाद आते हैं हम लोग, या प्राकृतिक संख्या इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं, अंग्रेजी में बोला रहेगा तो। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर आ जाते हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलना रहेगा तो होल नंबर्स बोलते हैं। चलिए इसमें भी देखिए, यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं तो रहेंगी, बस प्राकृतिक संख्याएं सभी रहेंगी, बस शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। शून्य को यहाँ पे शून्य हो गया 1 2 3, यहाँ पे 3 4, इसी प्रकार से प्लस अनंत तक जहाँ तक आप गिन पाए, बस इसे यही सभी प्राकृतिक संख्याएं थी, शून्य को सम्मिलित कर लिया गया। और ये इसको यदि संख्या रेखा पर बनाना रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से आप बनाएंगे, चाहे तो आप नाप कर ही बना सकते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5। अब फिर आप यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं धन अनंत, जहाँ तक आप धनात्मक दिशा में जहाँ तक आप गिनते चले जाए। ये हो गया पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। अब आ जाते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स पे। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है ना, पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं तो रहेंगी, अब ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। चलिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से बनाएंगे, बीच में पहले 0 बना लीजिएगा और दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं 1 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से धनात्मक यहाँ पे अनंत तक, यहीं पर मतलब जहाँ तक आप गिन पाए। लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋण 1 हो गया, फिर ऋण 2, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस प्रकार से ऋण 4 ऋण 5, इसी प्रकार से यहाँ पे ऋण अनंत हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे इस दिशा में भी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे इसको पूर्णांक को बोलेंगे किस प्रकार से? यहाँ पे सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, साथ में 0 होता है तो उसे बोलते हैं पूर्णांक। देखिए यहाँ पर इतनी जो संख्या है ना, 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर धनात्मक की दिशा की तरफ, ये सभी होती हैं धनात्मक संख्याएं। यहाँ पे लिख भी देते हैं धनात्मक संख्याएं। और जो यहाँ पे ऋण 1 से चालू है ना, ये सभी होते हैं ऋणात्मक संख्याएं, लिख भी देते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि 0 धनात्मक होता है तो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे पूछता है प्रश्न कि 0 धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, तो 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इस बात को याद रखेंगे कि 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और यदि संख्या रेखा पर इसको बनाना रहेगा तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। हमने इस प्रकार से खींच दिया, बीच में कहीं पर 0 बना दीजिए और यहाँ पे दाहिने साइड धनात्मक संख्याएं खींचिए। 3 हो गया, चलिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे ऋणात्मक बनाते हैं, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3, चलिए यहाँ पे ऋण 4 का भी बना देते हैं। यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो। चलिए यहाँ पर भी हम धन का विचार बना देते हैं और यहाँ पे धन अनंत लिख देते हैं। यहाँ धनात्मक दिशा की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे ऋणात्मक दिशा। तो पूर्णांक को इसी तरह से बनाएंगे, सभी धनात्मक संख्याएं रहेंगी, सभी ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 रहेगा, यही होता है पूर्णांक। अब यहाँ पे परिवर्ती संख्या के बारे में आपको दिया था ना, तो यहाँ पर परिवर्ती संख्या की बात करें ना, तो यहाँ पे कोई भी संख्या रहे उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपको परिवर्ती संख्या मिलेगी। जैसे लिखते हैं परिवर्ती संख्या, हम लिखते हैं किसी संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त संख्या रहेगा परिवर्ती संख्या कहलाती है। आप 1 जोड़कर जो संख्या प्राप्त करें, यदि संख्या 10 का हम लोग पूछें कि परिवर्ती क्या होगा, संख्या 10 का लिख देते हैं परिवर्ती
तो यहाँ पे कोई भी संख्या रहे 10 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो संख्या 10 का परिवर्ती कौन बनेगा? 11, 1 जोड़ने से प्राप्त हुआ। यदि यही हम लोग 50 का लिख देते हैं, 50 का परिवर्ती, तो यहाँ पे 50 में क्या करना पड़ेगा? आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 51 प्राप्त होगा। यही है परिवर्ती, मतलब 1 जोड़ देंगे, कोई भी संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ देगा, तो इस प्रकार से आपको परिवर्ती संख्या मिल जाएगा। 100 की बात करेंगे 100 का 101 हो जाएगा। चलिए पूर्ववर्ती की बात करें तो यहाँ पे किसी संख्या में 1 घटाने से प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किसी संख्या में 1 घटाने से प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। चलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं को चलो हम लोग चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे 10 का अगर पूर्ववर्ती की बात करें, पूर्ववर्ती मतलब पहली की संख्या, 10 से पहले क्या आएगा? 10 में से 1 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 9। यहाँ पे 10 का पूर्ववर्ती, 10 के ठीक पहले की संख्या क्या है? वो संख्या 9 है। यदि 50 की बात करें, 50 का पूर्व रहेगा, पूर्ववर्ती संख्या की हम लोग बात करें तो 50 में से क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा, तो आपको 49 मिल जाएगा। परिवर्ती बोलेगा कोई संख्या रहेगा तो उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, यही पूर्ववर्ती बोल देगा तो कोई संख्या रहेगा तो उसमें से 1 हम लोग घटाएंगे। आ जाते हम लोग पहले प्रश्न। पहला प्रश्न दे देगा निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट्स लिखिए। अपोजिट लिखना है मतलब व्युत्क्रम उल्टा लिखना है। यहाँ पे दिया है कि भार में वृद्धि, मतलब कोई भी वस्तु रहे उसके भार में वृद्धि हो रही है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो भार में कमी हो जाएगा। यहाँ पे दिया कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 किलोमीटर दक्षिण, यही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 80 मीटर पूर्व का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पश्चिम, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 मीटर पश्चिम इसका। यहाँ पर दिया हुआ कि किसी वस्तु पर किसी को 70 रुपये की, मतलब 700 रुपये की हानि हो रही है, तो हम लोग लिख देंगे 700 रुपये का लाभ हो जाएगा। व्युत्क्रम करना है। चलिए तो हम इसे नोट भी करते हुए चलते हैं। यहाँ पर ए में भार में वृद्धि हो रहा है तो आप भार में कमी लिख दीजिए, भार में कमी, आपको बस व्युत्क्रम लिख देना है। यहाँ पे दिया हुआ 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो यहाँ पे देखिए हम पहले भी आपको बताए थे इस प्रकार से। चलिए हम यहाँ पे पेन से खींच के आपको दिखा देते हैं। जब भी दिशाओं के बारे में हमने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का कोण रहेगा। यहाँ पे ऊपर की दिशा में हमेशा नॉर्थ, यहाँ पे उत्तर को दिखाते हैं और नीचे साउथ को दिखाते हैं, और दाहिने साइड पूरब को दिखाते हैं ईस्ट, और यहाँ पे दाहिनी साइड और बाएं साइड आपको पश्चिम दिखाते हैं। नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। तो यही यदि हम लोग यहाँ पे बात करें ना उत्तर दिशा की, नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? साउथ, दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर देते हैं, लिख देते हैं 30 किलोमीटर, यहाँ पे उत्तर का दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण दिशा। अब यहाँ पे सी में दे दिया गया 80 मीटर पूर्व, तो यहाँ पर पूर्व का हमने बताया कि पूर्व ईस्ट, इसका हो जाएगा वेस्ट पश्चिम। यहाँ पे लिख देते हैं 80 मीटर पश्चिम। डी में दे दिया गया कि 700 रुपये का हानि हुआ है तो इसका हो जाएगा 700 रुपये का लाभ, 700 का लाभ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ई में भी प्रश्न दे दिया गया है ना, यहाँ पर देखो समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये समुद्र तल है, तो यहाँ से 100 मीटर यहाँ पे ऊपर की बात कर रहा है कि यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 100 मीटर ऊपर, तो हम लोग क्या इसको लिख दें? यहाँ पे 100 मीटर नीचे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे लिख दें। यहाँ पे लिख देते हैं समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न देते हैं निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पूर्णांक हमने बताया धनात्मक होता है, 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्या, 1 से लेकर सभी ऋणात्मक संख्या, और साथ में शून्य भी सम्मिलित रहता है, वही होता है पूर्णांक। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना पहला प्रश्न ए में, यहाँ पे एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई पर रहेगा तो उसके लिए धनात्मक चिन्ह लगाएंगे, और गहराई में रहेगा तो उसके लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई की बात किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 2000 मीटर ऊंचाई पर है तो इसके लिए धनात्मक, यहाँ पे पूर्णांक में हमने आपको बताया
कि सभी धनात्मक संख्याएं रहेंगी और सभी ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। और यहाँ पर ऊंचाई की बात किया हुआ तो यहाँ पर होगा धनात्मक। हम लोग लिख देते हैं हल। दूसरे का हम लोग ए हल करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पूर्णांकों का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे 2000 मीटर आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2000 को यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और गहराई की बात करता तो ऋणात्मक लगाते हैं। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। चलिए ए हो गया। बी में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ में बी में हमें दिया है कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। देखिए यहाँ पे गहराई की बात किया है ना, तो यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे ऋण 800 मीटर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने धन 2000 लिखा था पहले में ए में। तो यहाँ पे ऋण, क्योंकि गहराई की बात किया है, ऊंचाई की बात करेगा धनात्मक चिन्ह लगाइएगा, और गहराई की बात करेगा तो ऋणात्मक चिन्ह। तो यहाँ पे ऋण 800 हो जाएगा। चलिए बी हो गया। सी पर आ जाते हैं। सी में हमें दे दिया गया है ना, खाते में यहाँ पे 200 रुपया जमा कराना। यहाँ पे जमा करने के लिए धनात्मक चिन्ह लगाएंगे और निकालने के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जमा कर रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगाइए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं खाते में, तो यहाँ पे धन 200 हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णांक के रूप में हमें इसको व्यक्त कर रहे हैं। चलिए डी में देख लेते हैं। डी में हमें दे दिया गया है ना कि खाते से 700 निकालना। 700 निकालने के लिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण, खाते से 700 रुपये निकालने को हम लोगों ने पूर्णांकों में बदला, तो यहाँ पे ऋण 700 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर यह ऊंचाई पर जहाज था तो धनात्मक चिन्ह, गहराई में यहाँ पर पनडुब्बी था तो ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पे पैसा जमा कर दिया तो धनात्मक चिन्ह लगेगा, और निकाला तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न हमें दे दिया गया ना, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ए में यहाँ पे धन 5 दे दिया गया है, यहाँ पे ऋण 10 दिया हुआ है, और धन 8। इस प्रकार से ए से ई तक प्रश्न दे दिए गए। चलिए इसको हम लोग संख्या रेखा पर बनाते हैं। जो हमने अभी संख्या रेखा बनाया था ना, देखिए यही है संख्या रेखा, इसी पर आपको बताना है, ठीक है। +5 को यहाँ पे, फिर ऋण 10 को, इस प्रकार सबको बताना है। तो ए में देखिए हम लोग को +5 दिखा रहा है, तो पहले हम लोग +5 को दर्शाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं +5 को हम लोग दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल एक संख्या रेखा खींचना है। चलिए हम पेंसिल की मदद से खींच देते हैं। अब यहाँ पे बीच में यहाँ पे पूर्णांक हमें चुकी है, और इस बात का ध्यान रखेंगे जो आपको दर्शाना है वो इसको आपको संख्या रेखा पर दिखा पाए उसको। तो यहाँ पे 0 है, हम इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ पर 5 भी दिखाई दे। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। चलिए इसको और हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ पर बात करेंगे धनात्मक दिशा में भी संख्याएँ रहेंगी, और यहाँ पर ऋणात्मक दिशाओं में भी संख्याएँ रहेंगी। यहाँ पर ऋण 1 को भी बना देते हैं। ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, ऋण 3 हो गया। चलिए यही हमें धन 5 को दिखाना था। यहाँ पे सभी ये धनात्मक संख्याएँ हैं, और धन 5 को ही दिखाना था, तो यही आपका है धन 5। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख दीजिए +5 है आपका, यही है। चलिए और बी वाले प्रश्न में हमें ऋण 10 को दिखाना है, तो चलिए हम लोग ऋण 10 को भी दिखाते हैं। चलिए इसके लिए संख्या रेखा, यदि ना देखिए यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हमेशा होनी चाहिए, तो आप चाहें तो सेंटीमीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर की मदद से बना देते हैं। चलिए तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे इसको ना, कि हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग ऋण 10 को इसको दर्शा पाए, है ना। अच्छा ये बात जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर +5 दिखाएं तो ये इधर भी +5 तक दिखाइए, ठीक है। यहाँ पर ऋण 3 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इधर सभी ऋणात्मक संख्या है, इधर धनात्मक संख्या है। जिसको आपको दिखाना है उसको दिखा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बीच में ही आप 0 को बनाएं। हम 0 को देखिए यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर 0 को बना देते हैं, क्योंकि हमें ऋण 10 दिखाना है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर धनात्मक दिशा में भी आप +10 तक दिखाएँ। यहाँ पे 2-3 तक भी दिखा देंगे तो इतना पता चल जाएगा कि यहाँ पे दाहिने साइड धनात्मक संख्या है। यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि ऋण हमें 10 को दिखाना है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ऋण 1 हो गया, यहाँ पर ऋण 2 हो गया, यहाँ पे ऋण 3, यहाँ पे ऋण 4, इस बिंदु पे ऋण 5, यहाँ पे ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, और यहाँ पे ऋण 10 हो गया। नहीं, ऋण 10 रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग और भी आगे संख्याएँ हैं, और यहाँ पे सभी दाहिने साइड धनात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। यहाँ पे धन 1 हो गया, यहाँ पे धन 2 हो गया, यहाँ पर धन 3 रहेगा। और चलिए इस प्रकार से हम लोग तीर बना देते हैं। इधर और सभी धनात्मक संख्याएं रहेंगी, लेकिन हमें ऋण 10 को ध्यान में रखना था, तो यहाँ पर आपको मिला ऋण 10, ठीक है। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बनाया, और 0 को हमने यहाँ पर बना दिया ताकि हम लोग यहाँ पे ऋण 10 तक की सभी संख्याओं को दर्शा पाएँ। और इधर सभी देखिए 1, 2, 3 तक ही दिखाएँ, तो इधर सभी धनात्मक संख्या है। चलिए ये हो गया बी में। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। सी में +8 आपको दिखाना है, यहाँ पे +8।
तो यहाँ पर हम लोग धनात्मक को ज़्यादा बनाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हमने खींच दिया। और देखिए हम लोग थोड़ा इधर से ही बनाते हैं ताकि हम लोग धन 8 को दिखा पाए। यहीं पर हम बना देते हैं 0, और आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर नाप कर भी बना लीजिएगा। हम भी इसी प्रकार से बना देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 तक चलिए हमने बना दिया। और यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएँ रहेंगी। ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, यहाँ पे ऋण 3 हो गया। तो यहाँ पे धनात्मक दिशा यही है, दाहिने साइड यही 0 से इस दिशा में हमें यही +8 दिखाना था, तो आपका +8 यही है। ठीक है, इसी को दर्शाना था और इसको हमने दर्शा दिया। मान लेते हैं ये इसको हम तो पेंसिल से यहाँ पे बिंदुओं को दर्शा दे रहे हैं, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लेते हैं आप बनाइएगा। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर आपको बता देते हैं कि कभी भी जैसे मान लेते हैं आप इस प्रकार बिना स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर पे नहीं बना रहे हैं 2 बिंदुओं को, तो यहाँ पे कभी इस प्रकार से नहीं बनाइएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 0 हो गया, यहाँ पर 1 आपने बना दिया, अब फिर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 बना रहे हैं, और फिर मान लेते हैं यहाँ पर आप 3 बना दिए, फिर आप कहीं यहाँ पे जाके 4 बना रहे हैं। तो ऐसा काम मत करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी बनाइए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो। इस बात का ध्यान रखते हुए बना रहे हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रहे, इस हिसाब से हम बना रहे हैं। अब ऐसा मत बनाइएगा कि यहाँ पे एक 0 बना दिए, फिर 1 बना दिए, फिर 2 यहाँ पर बना दिए, इतना दूरी कर दिए, फिर कम कर दिए, फिर अधिक कर दिए। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो। तो इसी प्रकार से संख्या रेखा आप बनाइएगा। हमने +8 को दर्शा दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऋण 1 को हमें दर्शाना है डी में। तो यहाँ पे ऋण 1 को हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा बना देते हैं। यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पे धन 1, धन 2, धन 3, और यहाँ पे ऋण 1, ऋण 2, और यहाँ पे हमने ऋण 3 बना दिया। इस प्रकार से हमने सभी पूर्णांक को बना दिया। आप चाहें तो इधर प्लस अनंत भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऋण अनंत चाहे तो आप लिख सकते हैं। हमें संख्या ऋण 1 को दिखाना है, तो यहाँ पे 0 और यही है ऋण 1 आपका। इधर 0 के दाहिनी साइड धनात्मक संख्या है, 0 के बाएं सभी ऋणात्मक संख्या है, तो यही आपका ऋण 1 है। यही जो बिंदु है यहाँ पे ऋण 1 लिख दीजिए, यही आपका बिंदु है। चलिए डी भी हो गया। ई में भी प्रश्न है। ई में आपको ऋण 6 को दर्शाना है। चलिए इसको भी हम लोग दर्शा देते हैं। ई में ऋण 6 को, यहाँ पर बिंदुओं को पहले हम बना देते हैं। ऐसे दूरियां बराबर होनी चाहिए, इस प्रकार से बनाएंगे। और हमें ऋण 6 को दर्शाना है, तो इस प्रकार से हम थोड़ा इधर से ही बना रहे हैं ताकि हम लोग ऋण 6 को भी दर्शा पाएँ। चलिए 0 हम लोग यहीं पे बना देते हैं। इधर धनात्मक संख्याएं बना देंगे। धन 1 हो गया, धन 2, धन 3, और इधर ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। तो यही ऋणात्मक संख्याओं को हमने थोड़ा ज़्यादा बना दिया क्योंकि हमें ऋण 6 दर्शाना था। तो आपका ऋण 6 यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पे ऋण 6 आपको संख्या रेखा पर जो भी हम लोग को संख्याएं दी गई थी उसको हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। और जहाँ पर भी यहाँ पे ऋण 6 था तो इसको हमने तीर से इस प्रकार से दिखा दिया। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर यहाँ पे संख्या रेखा बनी हुई है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। यहाँ पे इस पर सभी पर पूर्णांक बना हुआ है। यहाँ पर धन 8 बना हुआ है और यहाँ पे बस धन 8 तक दिया हुआ है। यहाँ पर 0 बनाया हुआ है और यहाँ पे धन 8 बनाया हुआ है, और बाकी यहाँ पर सब नीचे ऋणात्मक संख्या है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो कि पूर्णांकों को निरूपित करता है। इस संख्या रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि यदि बिंदु डी पूर्णांक धन 8 पे है तो ऋण 8 वाला बिंदु कौन सा है। यहाँ पे धन 8 पर देखिए +8 पे, यहाँ पे +8 पे यहाँ पे डी बिंदु है। तो यहाँ पे ऋण 8 पे वाला बिंदु कौन सा है, तो ऋण 8 पे कौन सा बिंदु है। देखिए 0 यही है। यदि आप चाहें तो सबको लिख भी सकते हैं। देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, फिर आपको धन 8 मिला। ठीक है, और इसके ठीक नीचे ऋणात्मक संख्याएँ, ऋण 1 हो गया, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3, ऋण 4 हो गया, यहाँ पे ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, और यहीं पर आपको मिल रहा है ऋण 8। बाकी इनका भी बात करें तो यहाँ पे ऋण 9 और यहाँ पे ऋण 10 है। ठीक है, तो यही है धन 8 पर यहाँ पे डी बिंदु मिल रहा है और यहाँ पे ऋण 8 पे यही मिल रहा है यह बिंदु।
तो यहाँ पे हम लोग यह भर देंगे। अभी हम लोग इसको कापी पर नोट कर लेंगे। बी वाले प्रश्न में हमें दे दिया गया क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। तो देखिए यहाँ पर जी वाला बिंदु आपको कहाँ दिख रहा है, तो जी यहाँ पर है, जी बिंदु ऋण 6 पर है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पूछा है कि ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे 0 से ऊपर रहता तो इधर धनात्मक हम लोग बोल देते हैं, 0 से नीचे है तो ऋणात्मक है। यहाँ पे ऋण 6 है इसका वैल्यू, तो यह ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे इसको यह हम लोग भरेंगे। ए में एफ भरना है, बी में यहाँ पे धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा, यहाँ पे ये ऋणात्मक ही पूर्णांक है। ए वाले प्रश्न में हमें एफ भरना है और बी में यहाँ पर पूछा था कि जो यहाँ पे जी को पूछा था ना, यहाँ पे जी एक धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे 0 से ऊपर रहता है धनात्मक, 0 से लेकिन ये नीचे है, इसका वैल्यू ऋण 6 है। तो यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है। हमने पहले ही आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक बताया जो कि कुल यही है। यहाँ पे हमने संख्याएं लिख दिया था, ये सभी पूर्णांक है। इधर धनात्मक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक समझ लीजिए, इधर धनात्मक पूर्णांक है। एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं जो रहेंगी वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और यहाँ पे ऋण 1 से यहाँ पे जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। यहाँ पर हमने संख्याएं लिख दिया, ये सभी पूर्णांक है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऋण 6 था तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक था। चलिए यहाँ पर ये हो गया। आ जाते हैं सी पर। यहाँ पर दिया हुआ कि बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, मतलब कि जिस बिंदु पर ये हैं उनका वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर बिंदु बी, तो बिंदु बी यहाँ पर मिला जो कि है धन 4 पे है ना, 0 यहाँ पर है, यहाँ से सब ऊपर धनात्मक है तो यहाँ पे ये धन 4 पे मिल रहा है। सी बिंदु धन 4 पे और ई देख रहे हैं, ई यहाँ पर आपको मिला है जो कि इसका वैल्यू ऋण 10। तो बी में हम लोग को धन 4 मिला और ई बिंदु जहाँ पर है इसके संगत पूर्णांक कौन सा है, यहाँ पे ऋण 10 है। तो यहाँ पे बी मिलेगा धन 4 पे, यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह धन 4 होगा और यहाँ पे बी था और एक ई था, ई के संगत है ऋण 10। तो इस प्रकार से यह हो गया सी में। और यहाँ पे डी प्रश्न में देखते हैं, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। सबसे कम की बात करें तो जो यहाँ पे जो भी संख्या रेखा रहता है ना, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे धन 1 धन 2, यहाँ पे दाहिने साइड हमेशा धनात्मक संख्याएं रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दाहिनी वाली संख्या रहती है वो हमेशा बड़ी रहती है। मान लेते हैं 2 और 3 की बात करें तो 3 हमेशा बड़ा रहेगा। यहाँ पे 0 और 1 की बात करें तो 1 बड़ा रहेगा। और ऋण 1 और 0 की बात करें तो 0 बड़ा रहेगा। ऋण 1 और 0 की बात करेंगे तो 0 बड़ा रहेगा। यहाँ पर ऋण 4 ऋण 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऋण 3 बड़ा रहेगा। यहाँ पर ऋण 10 जो है ना, यही सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो धन 8 है। चलिए इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को ना कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किस बिंदु का मान सबसे कम है। तो सबसे कम तो यही है जिसका वैल्यू ऋण 10 है। और यहाँ पे बिंदु की बात करें तो बिंदु कौन सा है, बिंदु ई है। तो यहाँ पे डी वाले में हम लोग को सिंपल ई लिखना है जिसका वैल्यू ऋण 10 था और यही बिंदु सबसे कम है, सबसे छोटा है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं ई वाले प्रश्न में। ई वाले प्रश्न में दिया गया ना, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ कि घटते हुए क्रम में लिख देना है हमें। तो सबसे पहले बड़े को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर सभी बिंदुओं को ना मानों को घटते क्रम में हमें लिखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ पे वैल्यू की बात करें ना, यदि संख्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या धन 8 है, धन 8, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ऋण 10 है। तो संख्याओं के हिसाब से कहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे धन 7 मतलब धन 8 धन 7 6 5 4 इस प्रकार, 0 ऋण 1 ऋण 2 3 इस प्रकार से लिखते हैं संख्याओं के हिसाब से। लेकिन हमें संख्याओं के हिसाब से नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें बिंदुओं के हिसाब से। तो पहले सबसे बड़ा बिंदु की बात करें जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, वो धन 8 है। फिर उसके बाद कौन है, फिर यहाँ पे 5 है जिसका यहाँ पे बिंदु के हिसाब से नाम सी दिया गया है। फिर यहाँ पे बी है जिसका वैल्यू 4 है। फिर ए है। इस प्रकार से हमें बिंदुओं के हिसाब से लिखना है, ठीक है। बिंदुओं के हिसाब से घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़े बिंदु जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा अधिक है वो डी है, और सबसे ज़्यादा वही बिंदु जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू कम है वो ई है। तो हमें इस प्रकार से लिखना है डी सी बी ए एच जी फिर एफ फिर ई, इस प्रकार से बिंदुओं के वैल्यू को घटते हुए क्रम में। तो चलिए यहाँ पर पहले डी बिंदु हो जाएगा, यही सबसे बड़ा, इसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा अधिक है। फिर डी हो गया, फिर सी को लिख दीजिए, फिर बी को, बी के बाद ए को, ए के बाद यहाँ पे एच को, ए के बाद एच, फिर जी, फिर एफ और फिर ई। यहाँ पे हमने सभी बिंदुओं को लिख दिया और उसके मानों के घटते क्रम के हिसाब से हमने लिखा है। और जो यहाँ पर नामकरण दिया गया है ना, यह इसका ओ मतलब है कहने का। और जहाँ पर मान 0 है ना, यहाँ पर ये इसका ओ लिखने का मतलब है यह। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे ए के बाद फिर ओ हो जाएगा, तो ओ को यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको।
उधर लिखा था इसलिए हमने इसे 0 समझा, लेकिन ओ है तो ओ को इस साइड लिखना चाहिए था। चलिए तो यहाँ पर ओ को भी हम लिख देते हैं। ए के बाद यहाँ पर ओ होगा, ए के बाद ओ फिर एच, तो चलिए यहाँ पर ओ लिख देते हैं, ए फिर ओ रहेगा फिर एच रहेगा, और बाकी इसी प्रकार से सब घटते ही क्रम में। बस यहाँ पर ओ को भी हमने यहाँ पे ए और एच के बीच में ओ था, ओ को भी हमने इसमें सम्मिलित कर दिया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया ना, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पे वर्ष के किसी विशेष दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भारत के 5 स्थानों के नाम दे दिए गए और साथ साथ उसके तापमान दे दिए गए। यहाँ से पहला हम लोग सियाचिन की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, मतलब कम हो गया है, तो ऋणात्मक हम लोग दिखाएंगे। शिमला की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली के बारे में दिया गया है, श्रीनगर के बारे में दिया गया है। यहाँ पर ए वाले प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है ना कि इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। यहाँ पर जो भी रिक्त स्थान दे दिया गया इसको आप कॉपी और बना लीजिएगा, इसको लिख देना है आपको। तो यहाँ पूर्णांकों के रूप में हम लोग लिखते हैं, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से ना 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, तो नीचे के लिए हम लोग हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे ऋण 10 डिग्री सेल्सियस भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, नीचे के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस ये नीचे चला गया तापमान। और चलिए यहाँ पर ऊपर के लिए हमने कहा कि धनात्मक, ठीक है, बढ़ेगा तो धनात्मक, घटेगा तो ऋणात्मक, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे 20 डिग्री और फिर यहाँ पे सेल्सियस का चिन्ह। चलिए यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह, ऋण 5 डिग्री सेल्सियस। जो भी यहाँ पर नीचे जा रहा था तापमान उसके लिए हमने यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक, और ये दोनों धनात्मक, मतलब यहाँ पे तापमान ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लगा दिया गया, और यहाँ पे नीचे जा रहा था तो यहाँ पर ऋणात्मक हो गया। बस इतना ही करना था। इस स्तंभ को भर दिया, हम कॉपी पर बना लीजिएगा इसको, सारणी को पूरे। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं बी वाले प्रश्न में। यहाँ पर पहले प्रश्न में ये ए में हो गया, हमने सब कुछ जो भरना था भर दिया। बी में दिया निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। इस प्रकार से संख्या रेखा बनाया गया और इन्हीं सब की बात किया गया है, ठीक है, इन्हीं सब की मतलब कि यहाँ पे तापमानों को दर्शाया जाएगा। चलिए यहाँ पे 0 से जो धनात्मक रहेगा यहाँ पे धनात्मक वाले को भरेंगे, और यहाँ पे ऋणात्मक जो भी नीचे तापमान रहेगा वो यहाँ पे ऋणात्मक दिशा में भरा जाएगा। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। कह रहा है ना कि यहाँ पर जो संख्या रेखा लिखा गया है इस पर सभी आप तापमान को दिखा दीजिए, जो भी यहाँ पे तापमान दिया हुआ है, और यहाँ पे संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए उनके नामों को भी लिखना है, स्थानों के जो नाम है वो संख्या रेखा पर उसके तापमानों के संगत लिख देना है, बस यही हमें करना है। यहाँ पे फिर सी में पूछा कौन सा सबसे ठंडा है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ हम नोट भी कर देते हैं। यहाँ पर 5वें के ए वाला प्रश्न में ही था, स्थानों भरना था, तो एक में आप ऋण 10 डिग्री सेल्सियस भरेंगे, फिर ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, और फिर प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पे ऋण 5 डिग्री सेल्सियस ए में भरेंगे। और चलिए आ जाते हैं हम लोग बी पे। बी पे हम लोग पहले क्या करते हैं कि संख्या रेखा बनाते हैं, और चलिए इस प्रकार से हमने संख्या रेखा खींच दिया और सबका यहाँ पे नामकरण हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए हमें सियाचिन को दिखाना है ना 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यहाँ पे ऋण 10 पे दिखाना है, तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया, और यहाँ पे ऋण 5 और यहाँ पे ऋण 10 हो गया, तो यहीं पर आपको दिखाना है सियाचिन को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर यह हो जाएगा सियाचिन को हमने दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब शिमला को देखिए हमें दिखाना है ना, यहाँ पे ऋण 2 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे दिखाना है, तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, तो इसको पहले हम लोग 5 भागों में बांट लें, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 4 5, मतलब कुल बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ पर स्केल की मदद से बांटेंगे 5 भागों में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और यहाँ पे ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में देखिए 5 5 का अंतर दिया हुआ है, 0 हो गया, फिर 5 फिर 10 फिर 15, इधर भी देखिए दाहिनी साइड 5 10 15 20 इस प्रकार से दिया हुआ है, 5 5 का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक में ना एक यहाँ पे एक जो बिंदु है 0 से यहाँ पे ऋण 5 है, इसको 5 भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और फिर ये ऋण 5 है बिंदु, ठीक है। इस यहाँ पर भी बांटना रहेगा, तो ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 और फिर यहाँ पे ऋण 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 भागों में चाहें तो आप बांट लेंगे, क्योंकि हमें ऋण 2 को दिखाना था, तो यहाँ पर हमने इसको 5 भाग में बांट दिया। तो यहाँ पे ऋण 1 हो गया, ये ऋण 2 हो गया, तो यहीं पर है आपका शिमला, यहाँ पे लिख दीजिए शिमला।
चलिए यहाँ पर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यहाँ पे धन 30 डिग्री सेल्सियस पे दिखाना है, तो यहाँ पर है धनात्मक। यहाँ पे ये सब जीरो के यहाँ बाएं साइड ऋणात्मक है और दाहिने धनात्मक है, तो यहाँ पर है आपका धन 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर है अहमदाबाद। ये हो गया। अब दिल्ली को यहाँ पर हमें 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर दिखाना है धनात्मक में, तो यहाँ पर यही है दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यहाँ पर है दिल्ली। ये हो गया। और श्रीनगर को हमें दिखाना है ना 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, -5, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -5 है, -10 है, तो -5 पर ही हमें दिखाना है श्रीनगर को, तो यहीं पे दिखाना है। चलिए यही है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रीनगर, ठीक है, यही है -5 पर। और -2 डिग्री सेल्सियस पर ये था शिमला, और -10 डिग्री सेल्सियस पर सियाचिन, और धनात्मक वृद्धि हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस पर दिल्ली था, और 30 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे अहमदाबाद था। संख्या रेखा पर स्थानों का भी नाम हमने लिख दिया और उस तापमानों के संगत लिखा, ठीक है, जहाँ पर उनका तापमान था। यहाँ पे संख्या रेखा पर जहाँ पर जिसका तापमान था, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस था धनात्मक, तो यहाँ पर अहमदाबाद था, तो इसको हमने अहमदाबाद लिखा। यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस पर दिल्ली का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुआ था, तो यहाँ पे धन 20 पर हमने यहाँ पे दिल्ली को बनाया। इसी प्रकार से था, जिसका जितना तापमान था उसके आधार पर हमने उन स्थानों को यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सी वाले प्रश्न। सी वाले प्रश्न में दिया है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा कौन है, जो धनात्मक दिशा में, यहाँ से 0 से जो धनात्मक दिशा में स्थान रहेगा वह जो सबसे बाद में रहेगा वो गर्म स्थान रहेगा, और जो यहाँ पे सबसे इधर मतलब जो बाएं साइड सबसे ज़्यादा रहेगा वही रहेगा सबसे ठंडा स्थान। तो यहाँ पर देखिए यदि गर्म की बात करता तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म स्थान तो यही हो जाता अहमदाबाद, और सबसे ज़्यादा ठंडा की बात किया तो ये हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन में यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यही हो जाएगा सबसे ठंडा स्थान यही है। यहाँ पे सी में हम लोग लिख देते हैं सियाचिन, यही सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। और यहाँ पर दिया हुआ है उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यहाँ पे दाहिने साइड एक कौन है, यही दोनों है, दिल्ली और यहाँ पे अहमदाबाद। स्थानों के नाम लिखना है, ठीक है, तो लिख दीजिए दिल्ली और अहमदाबाद। इनका वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, या 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे यह 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले यहाँ पे स्थान दिल्ली, दिल्ली और चलिए और करके लिख देते हैं अहमदाबाद। तो इस प्रकार से हम लोग का जो प्रश्न नंबर 5 था वो भी हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में, यहाँ पे युग्म करके आपको प्रश्न दे देगा। युग्म मतलब जोड़ा, दो संख्याएं दी गई हैं। कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, मतलब दाईं ओर जो सबसे ज़्यादा स्थित संख्या है उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 9 की बात किया हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं की तुलना करें तो दाहिने ओर कौन स्थित रहेगा। देखिए जो भी बड़ी संख्या रहेगी वो हमेशा दाहिने तरफ रहेगी। यदि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दिया था 2 और 9 करके दिया था, तो 9 तक तो संख्या नहीं है, लेकिन यह जाहिर सी बात है कि इधर ही आपको मिलेगी, 4 5 7 8 9 इधर ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक संख्या है 2, तो यहाँ पर एक 2 संख्या मान लेते हैं, और एक जो 9 रहेगा यहीं पर आगे आपको मिलेगा। तो दाहिनी ओर कौन, 2 और यदि 9 की हम बात करें तो दाहिनी ओर कौन स्थित है संख्या रेखा पर, तो यहाँ पर यही बनेगा, यही आपका दाहिना हाथ है, ये दायां हाथ है, और इधर जो है ये वाला हाथ बायां हाथ है, ठीक है। तो ये दाहिनी साइड होता है और ये बायां साइड होता है। तो यहाँ पे दाहिनी साइड धनात्मक संख्या रहती है और बाएं साइड ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पर यह बनेगा दाएं कौन सी संख्या स्थित है, इन दोनों 2 और 9 की बात करेंगे तो दाएं ही स्थित है 9। चलिए यहाँ पर कुछ और हम लोग उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ पे ऋण 8 की बात करेंगे, और देखिए ये भी ध्यान देंगे कि जो बड़ी संख्या रहेगी ना वही दाहिने रहेगा। यही देखिए 2 और 9 की बात करेंगे तो कौन सी बड़ी संख्या है, 2 और 9 में 9 बड़ा है तो यही दाहिने है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे ऋण 2 और 0 की बात करें तो इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, वो 0 बड़ी संख्या। ऋण 2 और 0 में 0 बड़ा संख्या है तो यही दाहिने है। जो भी बड़ी संख्या रहेगी वो हमेशा संख्या रेखा पर दाहिनी साइड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वाली संख्या में यहाँ पर 9 हो जाएगा दाईं तरफ संख्या रेखा पर। यदि इन दोनों संख्याओं को बनाया जाएगा तो यही दाईं ओर स्थित रहेगी, यह बाईं ओर स्थित रहेगी संख्या, और ये दाईं ओर। तो सिर्फ दाईं ओर वाली संख्या को हमें बताना है, जो बड़ी संख्या रहेगी वही दाहिने रहेगा। तो यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 8 में बात करेंगे तो कौन सी बड़ी संख्या है, ऋण 3 बड़ा है, ऋण 3 बड़ा है तो यही दाहिने ओर रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग नोट कर देंगे। और देखिए 0 और ऋण 1 में कौन सी बड़ी संख्या है, देखिए 0 और ऋण 1 इन दोनों की बात किया है तो कौन सी बड़ी संख्या है, 0 ही बड़ा है और यही तो दाहिने है, तो दाईं ओर यही है। 0 को हम लोग इसमें नोट करेंगे, यहाँ पे ये 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए डी में यहाँ पे ऋण 11 है और धन 10 है, तो धन 10 है यही दाहिने ओर रहेगा।
ऋणात्मक वाली संख्याएं इधर बाएं साइड रहेंगी और धन 10 आपको इधर मिलेगा। तो दाहिने साइड कौन बनेगा? धन 10। यहाँ पे ऋण 6 और धन 6 है तो धन 6 हो जाएगा दाहिने साइड। और यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे ऋण 100 है, तो यहाँ पे ऋण 100 और यहाँ पे 1 की बात करें तो इसमें 1 ही बड़ा है, तो 1 ही क्या रहेगा? धनात्मक। जैसे देखिए 1 तो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर आपको मिला, लेकिन जो ऋण 100 है इस प्रकार से ऋण 4, ऋण 5, 6, 7 इस प्रकार करते जाएंगे तो आपको ऋण 100 कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कहीं मिलेगा आपको समय स्थान पे। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ऋण 100 और यहाँ पे धन 1, इन दोनों की हम लोग बात करेंगे तो दाहिने साइड कौन सा स्थित संख्या रहेगी? यही 1 ही स्थित रहेगा। और यहाँ पे ऋण 100 और 1 की बात करें तो 1 ही बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है वही दाहिने है। बस इसी को आपको नोट कर लेना है। चलिए 6ठे प्रश्न में यहाँ पे ए में हो जाएगा 2 और 9 में 9 क्या है? 2 से 2 के दाहिनी ओर कौन संख्या है? 9 स्थित है। और यहाँ पे जो बी था इसमें आपको ऋण 3 मिला था, हमने समझाया आपको। यहाँ पे सी में 0 भरा जाएगा और 10 में हो जाएगा दाहिने स्थित है, मतलब डी वाले प्रश्न में 10 है, ई में 6 है और एफ में 1 है, यही भरा जाएगा। संख्या रेखा पर जो आपको युग्म संख्याएं दी गई थी तो पूछा था कि कौन सी संख्या दाहिनी ओर स्थित है संख्या रेखा पर, तो यहाँ पर 2 और 9 दिया था तो इसमें 9 स्थित है। यहाँ पे ऋण 8 और यहाँ ऋण 3 दिया था तो ऋण 3 संख्या दाहिनी ओर स्थित है। बस ऐसे ही था, सबको हमने आपको बताया। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, और यहाँ पे लिखा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे 0 से 7 तक, यहाँ पे युग मतलब जोड़ा होता है, तो यहाँ पे 0 और ऋण 7 दिया होता है, इसके बीच के जो भी पूर्णांक है सबको लिखना है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। 0 और ऋण 7 के बीच में जो भी संख्या है उन्हें हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या पहले रहेगी और सबसे बड़ी संख्या बाद में रहेगी, बढ़ते हुए लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे ऋण 4 और यहाँ पे चलिए 1 की ही बात करें, ऋण 4 और 1 की हम लोग बात करें तो इनके बीच यदि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ पे ऋण 4 और 1 को छोड़ देते हैं और इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऋण 3 बनता, तो पहले हम लोग ऋण 3 को लिखते हैं, फिर ऋण 2 को, फिर ऋण 1 को, फिर यहाँ पे 0 को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 4 और 0 के बीच में यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम यही हुए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ऋण 3 और फिर यहाँ पे ऋण 2, फिर ऋण 1, फिर 0, यही बढ़ते क्रम में। चलिए 0 और 7 वाले को हम बता भी देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, इधर धनात्मक संख्याएं रहेंगी, बस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे 1 रहेगा, 1 2, यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देख लेंगे कि समान होनी चाहिए। तो चलिए इधर तो धनात्मक संख्या होंगी, इधर ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और यहाँ पे चलिए ऋण 7 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को पहले प्रश्न में पूछा हुआ है 0 और ऋण 7। देखिए तो 0 यह हो गया और ऋण 7 यह हो गया, और बढ़ती हुई क्रम में हमें लिखना है, बढ़ती हुई संख्याओं को लिखना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यही है ना, इसको ही पहले लिखिए, ऋण 6 को लिखना है, फिर हमें ऋण 5 को लिखना है, फिर यहाँ पे ऋण 4। इसी प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से जा रहे हैं तो संख्याएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ठीक है, दाहिने साइड जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, तो इसी प्रकार से यह सबसे छोटी संख्या बनी और ऋण 1 सबसे बड़ी संख्या बना। ठीक है, ऋण 7 और 0 के बीच में, तो इनको ही पहले नोट कर दीजिए, ऋण 6 और फिर ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 को लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें ऋण 7 और 0 के बीच की संख्याओं को लिखना था। चलिए बी वाले प्रश्न में हमें ऋण 4 और धन 4 के बीच की संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पे ऋण 3 से चालू होगा, यहाँ पे देखना रहेगा तो आपको एक बार और हम दिखा देते हैं। यहाँ पे यह हो गया ऋण 4 और यहाँ पर यह हो गया धन 4। इनके बीच की संख्याओं की बात करें तो यही है, ऋण 3 से चालू होगा, यहाँ पर इसको लिखिए पूरे को, ऋण 3, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 1, 0, इस प्रकार से 3 तक हम लोग लिखेंगे, यही है। तो ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2, 1 2, 3 यहाँ पर रहेगा, 3, और 4 को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऋण 4 था और यहाँ पे धन 4 था, इनके बीच की संख्याओं को हमने लिखा, वही बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिख रहे हैं। सी वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है ऋण 8 और ऋण 15। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या तो यही है, तो यहीं से चालू करिए। ऋण यहाँ पे आप 14 से चालू करेंगे, ऋण 14, ऋण 13, फिर इसी प्रकार से करते हुए आप ऋण 9 तक आएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए ऋण 8 है और ऋण 15। ठीक है, तो यहीं से यही छोटी संख्या यहीं से चालू करिए और ऋण 8 की तरफ बढ़ते रहिए क्योंकि ऋण 8 बड़ी संख्या है। तो ऋण 8 और ऋण 15 में ऋण 15 छोटा था, सबसे छोटा है, तो यहाँ पे उससे बड़ी संख्याओं को लिखते जाइए। तो यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 14, फिर ऋण 13, ऋण 12, फिर ऋण 11, ऋण 10 और ऋण 9 और फिर ऋण 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऋण 15 और यहाँ पे ऋण 8, इनके बीच की संख्याओं को लिखना था, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ऋण 15 से बड़ा है कौन? ऋण 14, फिर उससे बड़ा है ऋण 13,
फिर इसी प्रकार से बड़ा बड़ा करते गए हम लोग ऋण 9 तक गए और ऋण 8 को नहीं लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 8 रहेगा और यहाँ पर संख्या रहेगी ऋण 15। इनके बीच की यहाँ पर यही संख्याएँ हैं और यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में ही हमने लिखा हुआ है। आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है संख्याएँ ऋण 30 है और ऋण 23 है। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या यही है और सबसे छोटी संख्या इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन है? ऋण 30 है। तो यहीं से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे और ऋण 23 तक जाएंगे। ठीक है, तो ऋण 23 है, मतलब ऋण 30 है, यहाँ पे लिखते हैं। ऋण 30 के बाद कौन सा आएगा? ऋण 29 आएगा, फिर ऋण 28 आ गया। इससे बड़ी संख्या है, ऋण 30 से यह बड़ी संख्या है और फिर इससे यह बड़ी संख्या है, फिर इसके बाद यहाँ पे ऋण 27, ऋण 26 और ऋण फिर 25 और कहाँ तक हमें जाना है? 23 तक। तो यहाँ पे ऋण 24 को भी हम लोग ले लेते हैं और आगे ऋण 23 है। तो यहाँ पर हम लोग ऋण 30 से और ऋण 23 के बीच की संख्याओं को हमने लिख दिया और बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर डी हो गया, बस इतना ही था। 7वें वाले प्रश्न में कुल डी तक ही प्रश्न थे। अब आ जाते हैं हम लोग 8वें वाले प्रश्न में। 8वें वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया है ना, ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक हमें लिखना है और इससे ऋण 20 से बड़े ही लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल। हम लोग 8वां वाले प्रश्न करने वाले हैं। 8वां में भी ए करके दिया हुआ है। तो देखिए ऋण 20 दिया हुआ है ना, तो हम लोग एक संख्या रेखा बना दे रहे हैं। संख्या रेखा पर हम लोग यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं? ऋण 20 को हमने बना दिया और ऋण 20 से हमें बड़ी संख्याएं लिखनी है, वो भी ऋणात्मक ही संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पर ना ऋण 20 के यदि आप दाहिने जाएंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्याएं मिलेंगी, बड़े पूर्णांक मिलेंगे और ऋण 20 से इधर बाएं जाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे पूर्णांक मिलेंगे, छोटे पूर्णांक आपको मिलेंगे। मतलब इधर आपको जाएंगे तो ऋण 21 हो जाएगा, ऋण 21 मिलेगा, ऋण 22, ऋण 23 इधर मिलेगा। तो ये सब छोटे होंगे, लेकिन हमें क्या लेने हैं? बड़े पूर्णांक लेने हैं। तो यहाँ पे ऋण 20 के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए ऋण 19 को लिख दीजिए, यहाँ पे ऋण 18 को लिख दीजिए, ऋण 17 को लिख दीजिए, यहाँ पे फिर आप ऋण 16 को लिख सकते हैं। यहाँ पे करते करते जाएंगे, अब जहाँ तक जीरो मिलेगा, चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं आगे आपको यहाँ पे जीरो मिला और इसके इधर धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पे जीरो से पहले तक की आप संख्याओं को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, इन सबको भी आप ले सकते हैं। ऋण 16, ऋण 15, ऋण 14, ऋण 13, इस प्रकार से ले सकते हैं संख्याओं को। ये सब क्या है? जीरो से बड़े हैं। ठीक है, ये सब जीरो के दाहिने साइड है, ये सब बड़े हैं। तो यहाँ पे केवल हम लोग को 4 ही लेना है, 4 बड़े ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। तो इनमें से किसी 4 को आप लिख दीजिए। ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16, ऋण 15, ये सब होगा। बस हमें 4 ही लिखना है तो 4 ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 19 कामा ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16। यदि और लिखना रहता तो ऋण 15 हो जाता, ऋण 14 हो जाता। ये सब इसी प्रकार से और भी आपको मिलते हैं। चलिए ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में दे देगा ना, यहाँ पे ऋण 10 से छोटे पूर्णांक आपको लिखना है, 4 छोटे पूर्णांक लिखने हैं। तो ऋण 10 से ध्यान रखेंगे छोटा। देखिए हम बना देते हैं, मान लेते हैं इस प्रकार से संख्या रेखा बन गया, एक सीधी रेखा रहेगी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ऋण 10 को बना देते हैं। ऋण 10 को बना दिए तो यदि इसके हम लोग दाहिने साइड की संख्याओं को देखेंगे ना, जो कि होगा ऋण 9 हो गया, यहाँ पे ऋण 8 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्याएँ आएंगी, ये एकदम सीधी रेखा रहेगा। तो यहाँ पर जो संख्याएँ हैं ना, ये सब क्या होंगी? बड़ी संख्याएँ हैं, ये सब बड़ी संख्याएँ हैं। लेकिन जब इधर हम लोग जाएंगे बाएं साइड ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग को छोटी ही संख्याएँ लिखना है। तो यहाँ पे इससे छोटी कौन सी संख्या बनेगा? ऋण 11 हो गया, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14। इसी प्रकार से आप जितनी भी संख्याएं लिख लें। यहाँ पे ऋण 10 के इधर है ना बाएं साइड की संख्याएं, यहाँ पे ऋण 11, 12 मतलब ऋणात्मक होना चाहिए। ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, ये सब क्या है? ऋण 10 से सब छोटा है। तो यहाँ पर हमें छोटा ही लिखना है और देख लेते हैं कितना लिखना है हमें। 4 पूर्णांक लिखने हैं छोटे। तो यहाँ पर कोई को लिख दीजिए, ये सब छोटा है, ऋण 10 के तुलना में ये सब छोटे हैं, तो इनको ही लिख दीजिए। लिख देते हैं बी वाले में ऋण 11 हो गया, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, ये सब क्या हो जाते हैं? ऋण 10 से सब छोटे ही रहते हैं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दे देगा निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। अच्छा, मतलब यदि कोई गलत भी हो जा रहा है तो उसको सही भी आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न दे दिया गया, संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाहिने ओर स्थित है। तो जाहिर सी बात है, ये सही बात है। जो भी बड़ी संख्या रहती है वो दाईं ओर स्थित रहती है। यहाँ पे ऋण 8 और ऋण 10 की बात करें तो ये छोटी संख्या है,
ऋण 10 क्या है, छोटी संख्या है, तो ऋण 8 को बता रहा है कि यह दाईं ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ से देखिए संख्या रेखा पर ऋण 8 क्या है, यहाँ पे ऋण 10 के दाहिनी ओर स्थित है। जाहिर सी बात है, यदि आप संख्या रेखा बनाएंगे ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह ऋण 8 हो गया, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर हो गया ऋण 8 आपने लिख दिया, ऋण 9 लिख दिया, आपने ऋण 10 लिख दिया। तो जो संख्या ऋण 8 है वो संख्या ऋण 10 के क्या है, संख्या ऋण 10 से देखेंगे तो ये दाहिनी ओर ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये कथन जो दिया था ये सत्य दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग नोट भी करते चलते हैं, और जो असत्य हो जाएगा उसके लिए हम लोग कारण भी लिखेंगे। हल हम लोग 9वें प्रश्न के ए में लिखते हैं, ये कथन जो दिया था ये सत्य है। चलिए बी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। बी वाले प्रश्न में दिया संख्या रेखा पर यहाँ पे ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है। जैसे यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में हम लोग बात करें ना, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ऋण 50 क्या है, बड़ा है, और ऋण 100 क्या है, छोटा है। यदि संख्या रेखा बनाते तो आप यहाँ पे ऋण 50 आपको मिलता, फिर इसके आप आगे इधर बढ़ते तो ऋणात्मक संख्याएं मिलती, तो यहीं पर आपको कहीं ऋण 100 मिलेगा। ठीक है, बाकी इधर आपको धनात्मक मतलब यहाँ ऋण 50 से इधर बड़ी संख्याएं आपको मिलेंगी, है ना। आगे आपको 0 भी मिलेगा, 1 2 3 इस प्रकार से भी मिलेगा। तो फिलहाल में हम इन दोनों संख्याओं को ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि संख्या रेखा पर जो ऋण 100 है यहाँ पे ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऋण 50 के यहाँ पर जो संख्या रेखा पर जो यह ऋण 100 है वह ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है, दाहिनी ओर थोड़ी नहीं स्थित है। यहाँ पर यह बड़ी संख्या है तो इसके बाएं साइड नहीं स्थित है, यह है ना, यह इसके इधर दाहिने साइड स्थित नहीं है। इधर रहता है तो हम लोग कह देते हैं कि दाहिनी साइड स्थित है, लेकिन यहाँ पे जो ऋण 100 है वह बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो यह जो कथन है वो असत्य है, लिखते हैं यहाँ पे असत्य है दिया हुआ है। और इसको हमें सुधार भी करना है तो हम लोग लिख देते हैं, हम लोग संख्या रेखा पर जो ऋण 100 है ना यहाँ पे ऋण 50 के बाईं ओर स्थित है, ऋण 50 के या बाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित नहीं है, इसीलिए कथन असत्य हो गया। लिख देते हैं संख्या रेखा पर जो ऋण 100 है कामा ऋण 50 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है रहेगा। चलिए बी वाला प्रश्न हो गया, ये असत्य था लेकिन इसको हमने सत्य करके मतलब असत्य लिख दिया, और फिर जो भी कारण था असत्य होने का उसको हमने सही कर दिया। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, कह रहा है ना कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है। तो यहाँ पे सबसे मान लेते हैं, यहाँ पर हमें पूर्णांकों को बनाया ना, तो यहाँ पे सबसे छोटा हम लोग बता ही नहीं सकते। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी संख्या बाईं ओर स्थित रहेगी तो हमेशा छोटी संख्या रहेगी। मान लेते हैं 0 और ऋण 1 की बात करें तो कौन बाईं ओर स्थित है, यह ना, तो यह छोटी संख्या हो गया। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे तो कौन बाईं ओर स्थित है, यह, इन दोनों की तुलना में यह बाईं ओर स्थित है, तो यह छोटी संख्या होगी। और इन दोनों की तुलना में दाहिनी की बात करते हैं, दाहिनी वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, बाईं वाली छोटी रहेगी। तो यहाँ पर इसी तरह ऋण 4 हो गया और ऋण 3 हो गया, तो इन दोनों में यदि छोटी संख्या की बात करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, और बड़ी संख्या की बात करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अनंत तक आप चलते चले जाएंगे, है ना, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, इसी प्रकार से ऋण 100 ऋण 200 लाख 10 लाख करोड़ में भी फिर इसी प्रकार से आप चलते चले जाएंगे। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है आप उसे बता नहीं पाएंगे। कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक आप लिख भी देंगे तो यदि फिर आप उसमें से एक घटा देंगे तो फिर आपको एक अन्य पूर्णांक मिल जाएगा। फिर कोई जो भी पूर्णांक मिलेगा उसमें से हमेशा एक घटाते रहेंगे तो उससे छोटा छोटा पूर्णांक मिलता रहेगा, लेकिन आप किसी संख्या पर रुक नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, तो यह कथन तो असत्य है, सही कथन नहीं है। यहाँ पर आप बता ही नहीं सकते कौन है। यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं सी में, यह कथन जो है असत्य है, तो यह हो गया असत्य। लेकिन यहाँ पर अब जैसे इस कथन को हमें सही करना है तो सही हम लोग कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर दिया था कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, तो यह कथन असत्य हो गया क्योंकि सबसे छोटा हम लोग बता नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे यदि छोटा की जगह बड़ा लिख देता ना तो यह कथन सत्य हो जाता। सबसे बड़ा पूर्णांक देखिए, सबसे बड़ा और ऋणात्मक पूर्णांक देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ संख्या रेखा बनाया हुआ ना, तो ये इस ऋणात्मक में सबसे बड़ा यहाँ पे पूर्णांक यही होता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं की बात करेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं इतनी ही होती हैं, यही हैं सब ऋणात्मक संख्याएं। और इसी में ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा रहता तो यह सत्य हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा आप नहीं बता सकते लेकिन सबसे बड़ा बता सकते हैं कि ये ऋण 1 है। लिख देते हैं सबसे बड़ा
ऋणात्मक पूर्णांक, इस शब्द का ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक आपको पूर्णांक लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। आ जाते हैं डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में दे दिया गया ना कि यहाँ पे ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है, यहाँ पे ऋण यहाँ पे 26 पूर्णांक यहाँ पे ऋण 25 से बड़ा है, तो छोटा होगा यह, क्योंकि यदि हम लोग इसको संख्या रेखा पर मान लेते हैं, इस प्रकार संख्या रेखा में लिख दिया, तो यहाँ पे पहले ऋण 25 आएगा, फिर बाद में यहाँ पे ऋण 26 आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ऋण 26 पूर्णांक है इससे यहाँ पे ऋण 25 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा है ना, यहाँ पर बड़ा नहीं है, इससे यह छोटा है, क्योंकि इसके दाईं ओर स्थित रहता तो बड़ा संख्या होता। लेकिन यहाँ पे जो ऋण 26 पूर्णांक है यहाँ पे ऋण 25 से बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है। लिख देते हैं जो कथन दिया है असत्य दिया हुआ है यहाँ पे डी में, असत्य है। और कारण मतलब सही करके इसको हम लोग लिख देते हैं, जो ऋण 26 पूर्णांक यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 25 से छोटा है, यह कथन रहता तो सही है। कथन इस प्रकार से रहता तो सत्य हो जाता, यही हमें सही करके भी लिखना था। आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही संख्या रेखा खींचना है और इन सबको हमें उत्तर देना है। चलिए ठीक है, खींच देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 के बाईं ओर चले, 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार संख्या है ऋण 10 ऋण 13 तक। तो यहाँ पर इतना तक हमें देखिए ऋण 13 तक बनाएंगे, संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे और ऋण 13 तक बनाएंगे, ताकि हम लोग सभी संख्याओं को देख पाएँ, मतलब बता पाएँ। और यहाँ पे ऋण 13 और सबसे बड़ी संख्या की बात करें धनात्मक में, तो धनात्मक सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार संख्या रेखा बना रहे हैं ताकि यहाँ पर ऋण 13 को भी बना दें और यहाँ पे 5 को भी हम लोग बना दें। चलिए इस प्रकार से हमने एक संख्या रेखा बना लिया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सभी धनात्मक संख्या है और यहाँ पर सभी ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पर ऋण 13 ऋण 14 तक हमने बना दिया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए ए में दिया गया है ना कि यहाँ पे ऋण 2 के दाईं ओर हमें 4 कदम चले, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 2 आपको यहाँ पर मिलेगा और दाहिनी ओर जाना है, तो दाहिनी ओर इधर जाएंगे 4 कदम, 1 2 3 4 कदम पर जाएंगे तो आप धन 2 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे ए में आप 4 कदम चलेंगे तो आप किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, तो आप लिख देते हैं हम 2 पर। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में दिया कि यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, 1 है, संख्या 1 है, 1 के हमें बाईं ओर जाना है, बाईं ओर 5 कदम जाएंगे तो हम किस संख्या पर पहुँच जाएंगे। देखिए संख्या 1 यही है, इसके दाहिने ओर आपको नहीं जाना है, बाएं ओर जाना है, तो ठीक है। तो बाईं ओर चलते हैं, 1 2 3 4 5 कदम चलेंगे यहाँ पे बाईं ओर ना। यहाँ पे ऋण 1 से हम चले हुए हैं, ठीक है। तो हम पहुँच गए यहाँ पे, 1 से चले 5 कदम तो हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, ऋण 4 पे। चलिए बी में हम लोग लिख देते हैं, बी में भरा जाएगा ऋण 4 पे पहुँच गए 4 कदम चलने पर। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं सी पर। यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 8 पर हैं तो ऋण 13 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि ऋण 8 पर हैं तो 13 तक पहुँचने के, फिलहाल में आप यहाँ पे ऋण 8 पर हैं और ऋण 13 पर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से किस दिशा में यहाँ पर जा रहे हैं, तो आप ऋण 13 पहुँचेंगे। तो यहाँ पर बाईं ओर चलेंगे तभी आप पहुँचे पाएंगे। ऋण 8 से ऋण 13 जाना है तो यहाँ पर आप दाहिनी ओर नहीं बाएं ओर जाएंगे तब आप पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर बाएं भरना है, बाएं ओर। यहाँ पे सी में हम लोग लिख देते हैं बाईं ओर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न। डी वाले प्रश्न दिया हुआ है कि यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 6 पर हैं तो ऋण 1 तक पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। कह रहा है कि फिलहाल में आप ऋण 6 पर हैं, तो ऋण 6 यहाँ पर है आप, और फिर आप जाना चाहते हैं ऋण 1 पे, तो यहाँ पर ऋण 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, तो आपको ऋण 6 से ऋण 1 जाने के लिए आप दाईं ओर जाना पड़ेगा। ऋण 6 से दाईं ओर चलेंगे तब आप ऋण 1 पर पहुँचेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं डी में दाईं ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली में कुल 10 ही प्रश्न थे, सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।